हो गया वैसे। अच्छा, तो शुरू करते हैं आज की कहानी हमारी जुबानी। तो भाई साहब, ऑल अबाउट मैग्नेट्स। पहले ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक चीज जो हमने पढ़ी सीखी वो ये था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या कि अगर आप वायर में या किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट पास करते हो तो वो हीट जनरेट होता है वहां पर, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है एटम या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो हीट जनरेट होता है। वी ऑल नो दैट। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जब कहा जा रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या? ऑफ कोर्स, जब हम करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिज्म भी यहां पर जनरेट हो सकता है। तो उसके बारे में मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। पहले समथिंग है ना, जो हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, और कोई चीज नहीं पता हो तो वो सीख लेंगे यहां पर भाई साहब। ओके, तो ऑल अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको एक चीज तो पता होगी कि भाई हर मैग्नेट की अपनी एक फील्ड होती है। ठीक है। तो जैसे मान लो एक मैग्नेट ले लिया हमने, तो इसके दो पोल्स होते हैं, श्योर। ठीक है। एक पोल होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है। अच्छा, और फील्ड इसका, इसके आसपास में एक जोन होता है, एक एरिया होता है, या एक रेंज होता है जहां तक इसका असर देखा जा सकता है। असर का मतलब ये कि अगर तुम कोई लोहे की चीज, सिर्फ लोहा ही वो मेटल नहीं है जो आयरन, जो इससे चिपकता है, निकल, कोबाल्ट, तो अदर देन आयरन, निकल, कोबाल्ट और एक और मेटल है, कमेंट करके बताना। एक और निकल, कोबाल्ट और एक और है कॉमनली जो कि इससे मैग्नेट से चिपकता है ना, इससे अट्रैक्ट होता है। तो वो आपको बताना है कमेंट करके, याद से। नहीं है तो गूगल करो या फिर चेक करो, बाकी बच्चों ने किया होगा मेजॉरिटी। ठीक है। तो ये मैग्नेट है, इसका ये फील्ड है। अच्छा, इस फील्ड में, इस दायरे में कोई दूसरा मैग्नेट भी अगर लाओगे तब भी क्या होगा कि उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, इधर अट्रैक्शन और रिपल्शन बेस्ड ऑन लाइक या अनलाइक चार्ज पोल्स जो रहेंगे वैसे। ठीक है। तो इसी दायरे को, इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। किस मैग्नेट का है वो? ऑब्वियसली इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है ये। ठीक है। तो ये फील्ड जनरेट कैसे होता है, कैसे यहां पर वैलिड होता है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा कम कहां पर होता है, वो आपको थोड़ा समझना है। और मैग्नेट के अलग अलग शेप्स के बेस पे उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ मैग्नेट्स होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली ऐसे ओर्स के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेटाइट। ठीक है। और 600 बीसी में भाई साहब मैग्नेट का डिस्कवरी किया गया था। वो शेपर्ड वाली स्टोरी पता होगी आपको, जूते के नीचे उनके जो लोहे लगे रहते थे, वहां कुछ स्टिक हो जाता था। तो वहां से 600 बीसी के टाइम से मैग्नेट को जाना जा रहा है। ठीक है। इसको लोड स्टोन भी कहते हैं, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, क्योंकि इसके अंदर एक अलग ही पावर थी भाई साहब टू अट्रैक्ट, है ना, सम मेटल्स। कमाल की चीज थी, है ना, जादुई मेटल की, जादुई स्टोन की तरह ये नेचुरल मैग्नेट तब उस टाइम पे एग्जिस्ट हुआ था। उसके बाद आर्टिफिशियली मैग्नेट बना सकते हैं। सो दो कैटेगरी, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब मेरा पॉइंट ये है, सवाल अगेन एक और है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आने चाहिए, क्यूरियोसिटी, कि नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सा होता है, विच इज द स्ट्रॉन्गर वन, ये आपको बताना। ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, ये फील्ड कुछ इमेजिनरी लाइंस की वजह से एग्जिस्ट करती है। जैसे यहां पर देखो, मैंने एक मैग्नेट दिखाया हुआ है, तो इस मैग्नेट का यहां तक जो ये दायरा दिख रहा है ना तुमको, इट इज बिकॉज ऑफ दीज इमेजिनरी लाइन्स। जो दिखते नहीं है, किसी चश्मे से नहीं दिखेंगे, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। और ये लाइन्स जो है, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और ये लाइन्स कहां से एमर्ज करते हैं? तो भाई साहब याद रखना, नॉर्थ से ये लाइन्स एमर्ज करते हैं, निकलते हैं, और साउथ में मर्ज करते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज इनटू द साउथ पोल। ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहे हैं। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो भाई साहब याद रखें, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन सवाल जो है ना, सीबीएसई बड़ा घुमा फिरा के भी पूछ देता है काफी टाइम। सो मेनी अ टाइम्स ये भी तुमको ध्यान रखना है कि आउटसाइड द मैग्नेट कहानी अलग है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट कहानी अलग है। देखो, मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ऐसे।
लेकिन मैग्नेट के इनसाइड में द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ। एक पूरा सर्कल बन गया देखो ऐसे। तो याद रखना, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। भूलना बिल्कुल नहीं है, ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। देखो यहां से निकला, फिर यहां से गया, यहां से निकला, फिर यहां से गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा स्पेस जहां पर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है। तुमको एक बात तो पता है ना कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ पोल्स पे ज्यादा होता है। नाउ यू कैन चेक व्हाई पोल्स पे ज्यादा होता है, बिकॉज पोल्स पे लाइंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। पोल्स पे लाइंस का घनत्व देखो कितना ज्यादा है, सो क्लोज। तो जितने डेंस लाइंस होंगे, जितने क्लोज लाइंस होंगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अब अगर मैं यहां पर कुछ पॉइंट लूं, मान लो कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर पॉइंट ए, और एक पॉइंट यहां ले लिया पॉइंट बी, तो तुम बताओ कि कौन से पॉइंट पे स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट का ज्यादा होगा, एंड विथ रीजन, यू नो दैट, ठीक है। तो पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है भाई साहब, वी ऑल नो द रीजन नाउ, ठीक है। लाइन से डेंसर है। और जो मैग्नेटिक फील्ड, मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जब डिस्टेंस आपस में इक्वल रहेगा। देखो चेक दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, और अगर ये डिस्टेंस अगर इक्वल है, मान लो हर एक डिस्टेंस डी है, 12 सेंटीमीटर, 10, जो भी इक्वल डिस्टेंस है, तो यहां पर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इधर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, आइदर ए या बी या सी, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत जो है वो सेम होगी। तो व्हेन द लाइंस आर इक्विडिस्टेंट, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट, है ना, हर एक लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, तो उस वहां पर हम स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे, मतलब वहां पर हम बोलेंगे हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक मैग्नेट ले लिया जिसका ये नॉर्थ है, और यहां एक दूसरा मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है। टू डिफरेंट मैग्नेट्स, है ना, ये नॉर्थ है तो इसका साउथ कुछ यहां होगा, ये साउथ है तो नॉर्थ कुछ उधर रहेगा, पर एकदम इक्वल स्ट्रेंथ का मैग्नेट है ना। व्हाट आई सी इज कि यहां से लाइंस निकल के इधर जा रहे, इधर से निकल के इधर जा रहे, इधर से निकल के इधर जा रहे। व्हाट आई फाइंड इज कि हर लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम है अगर, तो ऐसे में इस स्पेस में जितना भी पॉइंट्स है उनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा, सेम। सो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ऐसा नहीं है, अगर लाइंस इक्विडिस्टेंट नहीं है जैसे यहां पर, सो व्हाट इज दिस स्पेस भाई साहब, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। When the lines are equidistant, uniform magnetic field. When the lines are like equal distance नहीं है उनके बीच में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप तुमको मैग्नेट के बारे में मैंने काफी आइडिया दे दिया। बाकी बेसिक चीज पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स, लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और भी चीजें हैं, जैसे कि किसी जगह पर, किसी पॉइंट पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो बस उस पॉइंट पे एक नीडल, कंपास नीडल रख दो, मैग्नेटिक नीडल रख दो, और वो जिस डायरेक्शन में उसका नॉर्थ अलाइन होता होगा वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ओके सर, काफी कुछ बता दिया हमने। सो ये याद रखें बहुत इंपॉर्टेंटली, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। वाह, मजा आ गया, एकदम गाना आ गया, एकदम अच्छा फील हो जाता है। अभी देखते हैं अगला वाला। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट भाई साहब। दिस इज द नॉर्मल बार मैग्नेट, यूजुअल बार मैग्नेट बोलते हैं इसको, ठीक है, वेरी कॉमन। फिर ये हॉर्सशू मैग्नेट, टॉम एंड जेरी में काफी टाइम देखा होगा, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, घोड़े की नाल जैसी, हॉर्सशू मैग्नेट। उसके बाद है ये, यस, ये डायरेक्शन दिखाने वाला तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। और यही मतलब जिस डायरेक्शन में अलाइंड हो इसका नॉर्थ भाई साहब, है ना, वो दिखा रहा है तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उस जगह पे क्या फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में है। ओके, अच्छा ये है डिस्क मैग्नेट, डिस्क, दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट। अच्छा, इसके बाद ये है क्या, ये है रिंग मैग्नेट, बराबर। और क्या है, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ये ओवल शेप है,
ओवल शेप मैग्नेट, ठीक है, ये खिलौने में काफी टाइम चलता था पहले, मेले में मिलता था, तो उड़ाओगे आवाज आती चिपकते हुए। और ये है तुम्हारा सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर बेस्ड है पूरा। तो ऑब्वियसली ये जितने मैग्नेट्स है दीज आर आर्टिफिशियल, है ना, जमीन के अंदर से ऐसा शेप में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दे आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ओके, नॉट नेचुरल। अच्छा, और एक चीज बहुत बेसिक सर, लाइक पोल्स कहां पर है? लाइक पोल्स, नॉर्थ के सामने नॉर्थ रिपेल करेगा, ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा एक दूसरे को, साउथ के सामने साउथ, है ना। सो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक पोल्स, देखो नॉर्थ के सामने साउथ, वाह क्या ही बात है भाई, प्यार देखो, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, एक और बात, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट का पोल कैन नेवर बी सेपरेटेड, नेवर बी सेपरेटेड, ठीक है। मतलब तुम भले एक मैग्नेट को तोड़ दो, ठीक है, मैग्नेट को मान लो ये नॉर्थ है साउथ है, दिस इज वन मैग्नेट, इसको ब्रेक कर दिया बीच में से, तो ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ साउथ अलग हो गए, उसमें जो भी दो टुकड़े हुए, दोनों टुकड़ों में, ठीक है, नॉर्थ साउथ क्रिएट हो गया। देखो यहां भी नॉर्थ साउथ, यहां भी नॉर्थ साउथ, ऐसा क्रिएट हो गया। इनफैक्ट ये फ्लिप हो जाता है, ठीक है, वो अलग बात है, बट दोनों में क्या होगा, नॉर्थ साउथ यहां पर क्रिएट हो गया, ठीक है। सो तुम जितना टुकड़ा करते जाओगे हमेशा वो दोनों पोल्स क्रिएट हो ही जाएंगे, हर टुकड़े में नॉर्थ के सामने साउथ आ ही जाएगा। सो हमेशा मैग्नेट के लिए जो पोल्स होते हैं उसको हम डाइपोल वर्ड यूज करते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल तो रहते ही है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। सो पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, याद रहे। एंड बाकी तो हमको ये चीज तो पता ही लग गई। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स, तो हमको पता है कि भाई अभी हमने देखा कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? ये ऑब्वियसली वी कैन सी दैट दिस इज, 8वीं में पढ़ा तुमने, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ऑब्वियसली यहां पर बिना मतलब दूर से ही बिना टच किए ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कुछ तो ऐसा फील्ड फोर्स है, कुछ तो फील्ड में ऐसा है जिस वजह से हो रहा है। तो मैंने लाइंस के बारे में ऑलरेडी बताया है। सो सारा खेल लाइंस का है। देखो अट्रैक्शन हो रेला है तो क्यों हो रेला है, देख लो यहां पर अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखो इसका नॉर्थ निकल के इसके साउथ पे मर्ज कर रहा है, इसका नॉर्थ निकल के इसके साउथ पे मर्ज कर रहा है, मतलब ये दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, भैया ठीक है मैं तुमसे ही कारोबार करूंगा। तो नॉर्थ के सामने साउथ आ गया, तो यहां से पता है ना लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट कहां से, नॉर्थ से साउथ होती है। तो इधर भेजने से अच्छा वो सीधा सामने ही भेज देगा, एक साउथ मिल गया उसको, इतना दूर काय को भेजू मैं, उल्टा रास्ता पड़ता, सीधे रास्ते भेजूंगा। सो दे स्टार्ट सपोर्टिंग ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसके लाइंस को खरीदने वाला आ गया यहां पर। अपोजिट लाइंस दे आर, है ना, अपोजिट जो पोल्स है अट्रैक्ट करे। लाइक पोल्स भाई साहब रिपेल क्यों कर रहे हैं? अरे भाई तुमने यार एक ही जेंडर को आमने सामने खड़ा कर दिया, क्या मतलब, ठीक है। इसको भी लाइंस देने हैं, इसको भी लाइंस देने हैं, है ना। तो दे फाइट सिंपली, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, भाई तेरे से मेरा कोई काम ना है ना, मेरे को लाइन देना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देने हैं और इसको भी देना है, लाइन देना है, क्या बात कर रहे हो उससे, ठीक है। तो ये इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है यहां पर, मतलब कोई लाइन्स ही नहीं है, फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ नथिंग, है ना, इसलिए न्यूट्रल, नॉट नीड टू, भाई जरूरत नहीं है उस चीज की। तो ये समझ लो कि लाइंस का सारा खेल है। अपोजिट पोल्स रहते हैं तो भाई साहब मस्त इसका लाइन वहां जा रहा है, लाइक पोल्स में दोनों के लाइंस। अच्छा सर साउथ के सामने साउथ होगा तो क्या होगा, तो अंडरस्टूड है यार, यहाँ इसका साउथ इधर दूसरा का साउथ, यहां भी लाइंस अंदर जाने वाले आ रहे हैं, इधर भी लाइंस अंदर जाने वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको कोई लाइन देने वाला चाहिए था, इसको भी चाहिए था, बट ये दोनों एक जैसे है तो दे रिपेल ईच अदर, सेम नेचर के लाइंस है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम असली मुद्दे पे इस चैप्टर। नाउ मैग्नेटिक का जो फील्ड वाला जो चैप्टर है, अच्छा इसमें एक चीज और आती है, ठीक है, जो तुमको थोड़ा याद रखना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, दिख रहा है क्या, कलर चेंज कर दूं, ठीक है।
magnetic field lines never intersect each other. ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि अगर मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं. दे विल नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा सर, क्या दिक्कत आ जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो? देखो भी सिंपल सी बात समझो कि अभी मैंने क्या बताया कि किसी भी पॉइंट का अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानना है तो क्या करना है. मान लो मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लेता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट एफ. मान लो ये पॉइंट एफ है. तो अगर मेरे को इधर का फील्ड लाइन जानना है तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक मैग्नेट नीडल रखा एंड आई जस्ट फाउंड कि भाई इधर वो ऐसे डायरेक्शन में दिखा रहा है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देयर. वैसे इधर का भी देखा तो भाई उसने ये डायरेक्शन दिखाया. यहां देखो, अब देखो यही है ना, देखो यहां डायरेक्शन देख लो, ऐसा है ना. ओके, व्हाट अबाउट दिस? तो यहां पर मैंने रखा मैग्नेटिक नीडल तो वो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इधर रखा तो वो ऐसे अलाइन हुआ. लेकिन अगर मैं पॉइंट एफ, सपोज मैं एक ऐसा पॉइंट अज्यूम करता हूं कि पॉइंट एफ पे लाइंस इंटरसेक्ट हुए हैं, सपोज मैं ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम कर रहा हूं, तो उसमें दिक्कत क्या आ जानी है कि अगर तुमने यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, इट विल हैव टू शो टू डायरेक्शंस. भाई उसको ऐसे भी अलाइन होना पड़ेगा, उसको ऐसे भी अलाइन होना पड़ेगा. वन नीडल कैन नॉट बी अलाइन दैट वेज. वो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में अलाइन होगा, मतलब दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. या तो ऐसे डायरेक्शन में होगा या तो ऐसे होगा. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल लॉजिक ये है कि सपोज वी अज्यूम, इसमें रीजन ऐसे दोगे, suppose we assume a point where two lines are intersecting each other, two magnetic field lines are intersecting each other. ठीक है, if we place a compass needle at that point, it will have to show two directions. One needle, two direction. It is not possible. ठीक है, hence magnetic field lines never intersect each other. ठीक है, तुमने ऑलरेडी इसमें देखा भी ना कि देखो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं. देखो यहां भी नहीं हुए, इधर भी नहीं हुए, अलाइन हो गए. इंटरसेक्ट कहां हुए, काट कहां रहे दो लाइन से एक दूसरे को. ठीक है, अच्छा अब असली चैप्टर पे आते हैं हम, मतलब उसके लिए मैग्नेटिक का लॉजिक जरूरी था. सो व्हाट इज MEEC? इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो भाई साहब क्या है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज दिस? इसमें जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, बस. ठीक है, मतलब देख लो यहां पर. और इस इफेक्ट के बारे में 1820 में, सन 1820 में हैंस ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया. ठीक है, अच्छा, हैंस ऑर्स्टेड तो ये भौतिक शास्त्र के, भौतिक विज्ञान के तुम्हारे वैज्ञानिक है ना. सो हैंस ऑर्स्टेड ने क्या कहा कि अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं, सपोज हम एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं. अच्छा, ठीक है, तो सपोज ये प्लस है, ये माइनस है. वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट भी पॉजिटिव नेगेटिव. अब इसमें ये देखा जा रहा है भाई साहब कि अगर हमने यहां आसपास में एक कंपास नीडल रखा, जैसे ही आपने, मान लो यहां पर की लगा हुआ है, जैसे ही आपने करंट पास किया तो वैसे ही इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन दिखा. एज सुन एज इसमें करंट पास हुआ, जैसे करंट पास हुआ, ये मैग्नेटिक जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुआ. तो इससे ये पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया फील्ड क्रिएट हुआ. अर्थ पे वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है अर्थ का, तो ये कहीं ना कहीं अलाइन तो होगा ही. लेकिन जैसे करंट पास हुआ, ये डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इसने कुछ नया फील्ड क्रिएट किया, कुछ नया इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट हुआ, ठीक है। सो इसी को हम डिफाइन कर देंगे, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। वाह, द फिनोमिना, कौन सी मीना, फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a conductor when current is passed through it, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो 1820 में हैंस ओर्स्टेड ने ये चीज बताई थी कि जब करंट पास होगा नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। इससे अब कुछ और सवाल आगे आएंगे जो हम देखेंगे, बट इस डेफिनेशन को समझ लो, करंट पास होएगा तो मैग्नेट बनेगा, दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे करंट पास होएगा तो हीट बनेगा उसके अंदर, दैट वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड आई तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। MEEC वो था HEC, शॉर्टकट ऐसा कोई ऐसा नहीं है, पर मैं बता रहा हूं। अच्छा, अब इसमें EMI भी है चैप्टर में, एक और अपोजिट फिनोमिना भी है, मैं वो बता देता हूं, फिर MEEC के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, देन इस पे आएंगे। पर मैं बता दूंगा एकदम अपोजिट बिहेवियर भी पता है यहां पर आया कि एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम था माइकल फैराडे। बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है भाई माइकल फैराडे। इन्होंने क्या बताया कि भाई साहब एक और चीज देखी जाती है कि जब करंट पास करते हो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, पर एक और चीज क्या देखी जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाया जा सकता है। ध्यान देना, सपोज करो कि यहां पर हमने एक क्या लिया, हमने एक वायर ले लिया, मैं कॉइल के फॉर्म में नहीं रहा, कॉइल के फॉर्म में ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो आप ऐसे नॉर्मल भी ले सकते थे, ठीक है। यहां बल्ब लगा दिया, सपोज सिंपल वायर है, और एक मैग्नेट लिया, ठीक है। अब इस मैग्नेट को जब मैं इस वायर के आसपास टच भी नहीं कर रहा, मैं आसपास मूव कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम फाइंडिंग इज कि जब हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं, इसके आसपास में खाली मूव कर रहे हैं इस मैग्नेट को, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट हो रहा है, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कह दूं मैं इसको, द फेनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब उसके आसपास में खाली टच भी नहीं किया, उस कंडक्टर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है ना, जब मैग्नेट को पास ला रहे हो तो फील्ड बढ़ रही है, दूर ले जा रहे हो कम हो रही है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, तो ऐसे में उसमें करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। लिख दो इसको भी, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, जो करंट पैदा हुआ है इसमें उसको इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ये चीज डिस्कवर हुई थी ना, तो फैराडे बाबू को लोगों ने, मतलब जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखाया लोगों को कि भाई देखो ये बत्ती जल रही है, बल्ब जल रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का जल रहा है, करंट आ रहा है, तो लोगों ने बोला यार इतनी तुच्छ से करंट से क्या ही कर लेंगे हम, क्या ही हो जाएगा, इसका यूज क्या है। जब लोगों ने ऐसे सवाल पूछे ना, तो फैराडे बाबू ने पता है क्या बोला, इन्होंने बोला कि भले ही तुमको आज ये छोटू सा लग रहा हो, पर ये छोटू सा चीज ये वैसे ही है जैसे कोई बच्चा नया पैदा होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा सा ही होता है, उसका दिमाग छोटू सा ही होता है, पर वो जिंदगी में आगे बढ़ के कोई महान काम कर दे तो वो महान बन जाता है ना। तो दिस इज जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, इसको आप ऐसे मत समझो। और आगे जाके इसी चीज को आपको पता है कि आज के जमाने में जब इतना लग्जरी जो हम जी रहे हैं, है ना, एनर्जी का जो सुपर पावर जो जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो इन्हीं की देन है ना। जनरेटर्स
भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रहा है, यही इंड्यूस करंट है। सो किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये फैराडे बाबू ने कहा था। अच्छा, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज व्हाट, द फिनोमेना of generation of electric current, the phenomena of generation of electric current around in a conductor when it is subjected to change in मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब कंडक्टर के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बदलती है, ठीक है, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो दोनों अपोजिट फिनोमिनाज है। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने क्या बताया, करंट पास करोगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एकदम अपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे कंडक्टर के अराउंड में तो उसमें करंट जनरेट होगा। ठीक है, मतलब तुम यहां बल्ब की जगह गैल्वानोमीटर लगाओगे तो जो चेंज इन जो नया करंट आ रहा है वो डिटेक्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, यू कैन डू दिस, है ना। तो ये वाली चीज तो अपन कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, है ना। तो विल ट्राई दिस, आप लोग भी ट्राई करना, हम भी ट्राई करेंगे। जनरेशन इंड्यूस करंट, ये मैं ट्राई करूंगा और कोशिश करूंगा आपको वीडियो दिखा दूं इसका। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, और एक बात, अब इन दोनों को हम जब पढ़ेंगे ना तो आएगा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल आएगा यहां पर, ठीक है, और एक और आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट में पढ़ेंगे, एंड दिस राइट हैंड थंब रूल ऑफ कोर्स। और जब हम ईएमआई पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो रूल पढ़ेंगे हम डायरेक्शंस के नापने के लिए, इट विल बी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, देखो राइट हैंड थंब रूल अलग है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग है। ठीक है, तो इन एमईईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे और यहां पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। और राइट हैंड थंब रूल कहां पढ़ेंगे, वो अगेन उसमें वाले में आएगा, एमईईसी में ही आएगा। ठीक है, अच्छा क्या है ये, क्यों है, वो सब आगे आएगा, डोंट वरी। कैसे है वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है, और एक बात, इस फिनोमिना का जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब मोटर में भी तो यही होता है ना कि तुम करंट पास करते हो, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके कॉइल में, और फिर वो एक परमानेंट मैग्नेट के बीच में, क्योंकि उसका खुद का फील्ड जनरेट हो गया है कॉइल का, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपेल होते हुए घूमता रहता है। सो बेसिकली बेस्ड ऑन दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इसके एप्लीकेशन में आता है इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो मैंने बताया कि करंट जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, जो तुमको सिलेबस से निकाल दिया गया है, बट मोटर आ जाएगा तो काफी हद तक तुमको ये समझ में आ जाएगा वैसे। ठीक है, और वैसे भी आगे पढ़ने ही वाला तुम। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिनको पढ़ना है जनरेटर, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है चैनल पे, यू कैन गो। ठीक है, अभी नहीं, मतलब तुम वहां देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो जनरेटर में भी दो टाइप, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। जो एसी करंट जनरेट करे वो एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट, और जो डायरेक्ट करंट जनरेट करे वो डीसी जनरेटर। डीसी में मतलब यही होता है कि करंट का डायरेक्शन इज फिक्स, हमेशा एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है। अल्टरनेटिंग करंट में कभी मतलब करंट का डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग अल्टरनेटली, इसके लिए अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस बता दिया मैंने। अच्छा, अब आते हैं हम इस फिनोमेना के अंदर कि भाई साहब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये तो पढ़ लिया कि करंट जो है, पहले हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, इसमें जो राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोटर, ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर ईएमआई के अंदर फिर जंप करेंगे हम। ठीक है,
तो आइए थोड़ा सा बातों को समझे अब, कि जैसे अब ये तो समझ में आ गया कि अगर हम एक वायर में करंट पास करें तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट हाउ इज दैट मैग्नेटिक फील्ड, उसका लाइंस कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो समझना था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक कार्डबोर्ड के अंदर इस वायर कार्डबोर्ड लिया, उसके एकदम बीचों बीच से वायर को एकदम पास किया, पियर्स किया। ठीक है, कार्डबोर्ड ऐसे है, वायर ऐसे है, इस टाइप से। ठीक है, देखो कार्डबोर्ड का सरफेस है, दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस इज कार्डबोर्ड, दिस इज वायर। अब इसमें करंट पास हो रहा है, देखो इसमें करंट यहां से पास हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट। ठीक है, अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उसका डायरेक्शन क्या है वो पता लगाना था। तो व्हाट दे टू केस है ना, हैंस ओरस्टेड बाबू की बात कर रहे हैं हम, कि उन्होंने क्या करा कि उन्होंने आयरन की फीलिंग्स, आयरन के लोहे के पीसेस छोटे छोटे लिए और इस पर बिखरा दिए। आयरन फीलिंग्स पता है ना, या आयरन फाइलिंग्स जो भी तुम बोलते हो। ठीक है, लोहे के वायर, तार के एकदम पतले पतले बारीक बारीक टुकड़े। ठीक है, और वो कार्डबोर्ड पे फैला दिया, ऐसे उसी वायर के आसपास में से फैला दिया। ठीक है, और अब क्या किया, जब करंट पास किया उसके बाद में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, लेकिन जब जैसे ही इस कार्डबोर्ड को टैप किया गया, टक 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 टक, तो इन आयरन फीलिंग्स ने अपने आप को एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर लिया। और आयरन फीलिंग्स तुमको पता है कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली उसकी सब्सटेंस है, तो उनका एक स्पेशल तरीके से अरेंज होने का मतलब क्या होता है ना, यू ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो आयरन फीलिंग्स ऐसे अरेंज हो रहे हैं, मतलब वो कहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दोज आयरन फीलिंग्स गॉट अरेंज इन दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसे सेंटर, दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे अरेंज हो गए वो आयरन फीलिंग्स। ठीक है, दीज आर आयरन फाइलिंग्स, दे गॉट अरेंज्ड इन दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म। ठीक है, एक छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल। तो मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि भाई साहब जो तुम करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे थे उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, वो सर्कुलर मैनर में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, यानी ये वायर है तो ये एक लाइन हो गया, बाहर एक फील्ड लाइन हो गया, फिर बाहर एक फील्ड लाइन हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, सेम सेंटर वाला सर्कल, सबका सेंटर सेम है, दैट वायर इटसेल्फ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। बट अगेन कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब डायरेक्शन क्या है, सर्कल ठीक है, पर द डायरेक्शन कैन बी दिस वे या फिर दिस वे। अगर ऐसे दिखाऊं तो डायरेक्शन है ना, मान लो ये करंट कैरिंग, तुम्हारे पास करंट आ रहा है ऐसे, ये वायर है ऐसे, तो सर्कल ये एक है ना, उसके बाहर है और बाहर है। ठीक है, पर द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये समझना जरूरी था। और इसी को समझाने के लिए जब ये चेक, नॉट अ बिग डील ना, यहां पर क्या करेंगे, कंपास निडल रख देंगे है ना, और कंपास निडल रख देंगे तो डायरेक्शन पता लग ही जाएगा। बट बात ये है कि अब मैं इसको, सपोज ये डायरेक्शन है, अब मैं कैसे समझाऊं, एक्सप्लेन कैसे करूं, बिकॉज अगर मैं इसको बोलता हूं कि हाँ भाई दिस इज क्लॉकवाइज और समथिंग, तो तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है, जब मैं नीचे से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक बेहतर तरीका ढूंढा गया, इट वाज कि भाई साहब ये जो राइट हैंड का जो थंब है ना, या राइट हैंड का जो अरेंजमेंट ओरिएंटेशन है ना, ये तुमको बढ़िया एक्सप्लेन कर देगा ऐसे वाला राइट हैंड थंब रूल, या राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको लिया गया टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। ठीक है, सो ऑफ कोर्स देखो निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, जब करंट पास किया निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, कंडक्टर। और ये 1820 में हैंस ओर्स्टेड बाबू ने बताया था, आयरन फिलिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लिया। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन फॉर दैट, है ना, द डायरेक्शन कैन बी दिस वेज और इट कैन बी दिस वेज। तो इसको समझाने के लिए जो तरीका ढूंढा गया, इट वॉज
देखो जब चेक किया गया तो पता लगा कि हाँ करंट अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। पर हाउ टू एक्सप्लेन इट, हाउ टू एक्सप्लेन इट, हाउ टू एक्सप्लेन दिस डायरेक्शन। तो इसको बता, मतलब नीडल से तो बता दिया गया, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल बेस्ट पाया गया इसके लिए। देखो बहुत सिंपल, क्या ही सिंपल है भाई साहब, कि अगर मान लो तुमने एज्यूम करो कि राइट हैंड में तुमने कंडक्टर को पकड़ रखा है ऐसे, जैसे मैंने पेन को पकड़ रखा है, ठीक है। तो मान लो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। मान लो दिस आई इज द करंट, ये ऊपर की तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो एरो दिखा रहा है। सो इफ द थंब इज पॉइंटिंग, देखो हमको कैसे होल्ड करना है। इमेजिन अ कंडक्टर, देखो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, इमेजिन अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड, देखो ऐसे। इमेजिन अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू बी हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट द थंब इज स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ and fingers are curled around it, ऐसे fingers are curled, thumb is stretched along its length, and now such that the thumb is pointing the direction of current, ठीक है। यानी करंट अगर नीचे की तरफ होता तो मैं थंब को हमेशा करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना याद रखो ऐसे, लेकिन फिलहाल करंट ऊपर है तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। इसमें अगर थंब करंट बता रहा है तो फॉर श्योर द कर्ल्ड फिंगर्स, देखो द कर्ल्ड फिंगर्स दे आर रिप्रेजेंटिंग, जो फिंगर जहां पॉइंट कर रहा है ना, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो स्टेटमेंट तुम्हारे सामने आ गया, ज्यादा एफर्ट अब डालने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब इज स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड इट। इफ the thumb points the direction of current in the conductor, then the curled fingers represent the direction of associated magnetic field lines. That's it. समझ लिया? Not a big deal. Imagine a current carrying conductor to be held in the right hand such that the thumb is stretched along its length and fingers are curled around it. If the stretched thumb points the direction of current, then the curled fingers points the direction of associated magnetic field lines. Simple. Simple as that. ये हो गया तुम्हारा। अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि हाँ जो करंट के एसोसिएट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि भाई कैसे सर्कुलर मैनर में है, ठीक है। अच्छा, तो अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, अगर करंट नीचे रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिवर्स हो जाएगा, राइट। ओके, अब आते हैं कि भाई साहब अगर स्ट्रेट वायर में करंट है तो फील्ड लाइंस तो हमने बता दिया कि भाई साहब है ना सर्कुलर मैनर में है, दैट यू नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर वायर ही सर्कुलर है तो, बात समझ रहे हो, ये तो स्ट्रेट वायर का हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर का हो गया। अगर कंडक्टर ही, मान लो मैंने वायर को ही ऐसा लिया और गोल बना दिया, ठीक है, इसमें करंट पास कर दिया, तो सर्कुलर वायर में मतलब करंट ही अगर हमने सर्कुलर कर दिया तो इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, समझ रहे हो। करंट ही हमने सर्कुलर कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, स्ट्रेट रहेगी, सर्कुलर रहेगी, कैसी रहेगी। तो फॉर दैट इट इज अगेन वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बस क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े बना दो। मान लो ये एक स्ट्रेट वायर हो गया, मान लो ये एक स्ट्रेट वायर हो गया, मान लो ये एक स्ट्रेट वायर हो गया। तो अब इस छोटे टुकड़ों में राइट हैंड रूल अप्लाई कर दो। यहां पर मैं राइट हैंड रूल, देखो करंट का डायरेक्शन ये है तो राइट हैंड रूल अप्लाई कर दिया मैंने। फिंगर्स देखो, फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यहां से जा रहा है लाइंस और यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देख लो करंट अब ये डायरेक्शन में है, फिंगर यहां से जा रहा है, यहां से निकल रहा है, तो यहां से एंट्री मार रहा है, इधर से निकल रहा है ना। फिर सर्कल बना दिया, यहां से एंट्री मार रहा है,
यहां से निकल रहा है। सो बेसिकली तुम देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड है, आई लिख दिया था मैंने, ये सब क्या है, मैग्नेटिक, एक सेकेंड, सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सर्कुलर करंट है तो इसमें भी वही होएगा, यहां से करंट जा रहा है और यहां से निकल रहा है। सो बेसिकली जो फेस तुमको दिखाई दे रहा है, जो सर्कल का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसमें से लाइंस बाहर निकल रहे हैं, फाउंटेन की तरह ऐसे बाहर निकल रहा है। और मतलब साइड से लाइंस एंट्री मार रहे हैं, यहां से बाहर निकल रहा है, फिर साइड से एंट्री मार के सेंटर से बाहर निकल रहा है। अच्छा, लाइंस बाहर कहां से निकलती है? सो ऑब्वियसली दिस सर्कल जो साइड तुमको दिख रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल भाई साहब, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही तो लाइंस एमर्ज होती है, पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में आज। लाइंस एमर्ज नॉर्थ में से होती है और साउथ में जाके मर्ज करती है। तो जिस फेस से लाइंस बाहर निकल रही हैं, दैट इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल, एंड जिस पीछे का हिस्सा जो इसका है, जहां पे लाइंस वापस जाके मर्ज कर रही हैं, दैट बैक साइड इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। ठीक है, तो मान लो एक सिक्का है, सिक्के का ये आगे वाला हिस्सा इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ एंड द बैक पोर्शन इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। ठीक है, अच्छा, इसको सर पढ़ने का कोई, याद करने का कोई तरीका मिल जाए तो मजा आ जाए। अब यहां पर एक क्लॉक फेस रूल बोलते हैं उसको, क्लॉक फेस रूल। नाउ व्हाट इज दैट रूल, ध्यान देना, बस बहुत ही आसान है। अब इस क्लॉक फेस रूल में बस सिंपल सी बात बताई गई है कि देखो यहां पर ना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जस्ट चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, जो साइड तुमको दिख रहा है, दिस इज एंटी क्लॉक, है ना, क्लॉक ऐसे घूमता है, ये एंटी क्लॉक है। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो जिस फेस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, दैट फेस इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल, दैट इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल। अब देखो नॉर्थ के एंड में, एन के एंड में मैंने अगर एरो दिखा दिया तो दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, साउंड देखो, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। तो इसका जो दूसरा पोर्शन है, इसी का बैक पोर्शन, जिसमें करंट क्लॉकवाइज होगा, है ना, इसके देखो तुम्हारे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो तुम्हारे कैमरा, तुम्हारे साइड में ये वाला मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, सॉरी तुम्हारे लिए ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, फॉर मी इट इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, फॉर मी इट इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो यकीन नहीं, ये सेम सेम मूवमेंट है, सेम मूवमेंट है, देखो अब ये तुम्हारे लिए भी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेम चीज जब मैं तुमको इधर से दिखा रहा हूं तो इट इज लुकिंग लाइक क्लॉकवाइज, तुमको क्लॉकवाइज दिख रहा है। ठीक है, तो यानी एक साइड से जो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है पीछे की तरफ, वही करंट कैसे दिख रहा होगा, वही करंट क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो तुम क्या करो, बहुत आसान है, क्लॉक एक एस लिख दो वहां पे, देखो चेक द डायरेक्शन, है ना, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। अब इसके ये दोनों दूसरे एंड को जोड़ दिया तो एस बन गया। सो दिस इज एक्टिंग एज साउथ पोल। तो जब भी करंट जिस फेस की तरफ क्लॉकवाइज होगा, है ना, याद रखना आसान है, क्लॉकवाइज करंट अगर है तुम्हारे साइड में तो वो साइड तुम्हारा साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, उसमें सारे लाइंस मर्ज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां से लाइंस एमर्ज कर रहे हैं, जहां एंटी क्लॉकवाइज करंट है, वो नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉक फेस रूल, जस्ट टू मेक यू श्योर कि भाई ये याद दिमाग में फिट हो गया है। ठीक है, जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड। अब ये थोड़ा सा डायग्राम, ये करंट, सपोज कंडक्टर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, यहां से एंट्री मार रहा है, वो साइड से बाहर निकल रहा है। सो दिस साइड, जो साइड से एंट्री मार रहा है, लाइंस कहां से एंट्री मारती है, साउथ से। सो दिस इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल, देखो क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल, और पीछे साइड जहां एंटी क्लॉकवाइज करंट है, दैट इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल। ठीक है, करंट की लूप देखो, करंट ऐसे है, अब ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब क्या, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, लाइंस अंदर जा रही होंगी, देखो लाइंस सारी अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप डायग्राम से थोड़ा सा इमेजिन करना, एंड बहुत जरूरी है कि तुम अपने से भी इमेजिन करो इस चीज को। ओके, अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ये तो काफी कर लिया हमने। ये एक सिंगल रिंग है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसमें एक साइड नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, दिस अपर साइड इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ, लोअर साइड इज एक्टिंग एज अ साउथ। यहाँ से लाइंस बाहर निकल रही हैं, यहाँ से लाइंस मर्ज कर रही हैं। ओके, अब बात ये है कि तो ये तो ऑलमोस्ट लाइक अ मैग्नेट हो गया है ना, छोटा सा मैग्नेट हो गया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। ओके, ऑलमोस्ट लाइक अ मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ से लाइंस बाहर निकल रही है और यहाँ से वही लाइंस अंदर जा रही है। ठीक है, अच्छा मान लो कि मैंने अगर ऐसे एक कॉइल की जगह एक सिंगल टर्न की जगह मैंने बहुत सारे टर्न्स ले लिए। ठीक है, सपोज बहुत सारे टर्न्स ले लिए हमने, ये एक सिंगल टर्न था, बहुत सारे टर्न करके हमने उसमें वायर में करंट पास कर दिया, तो एक अच्छा सा मैग्नेट बन गया भाई ये, जिसमें एक साइड नॉर्थ है, जिसमें एक साइड नॉर्थ है और एक साइड साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। नॉर्थ से सारे लाइंस निकल रहे हैं है ना, साउथ में मर्ज कर रहे हैं। अब देखो एक टर्न में नंबर ऑफ जो मतलब करंट है वो कम रहेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पर अगर तुमने बहुत सारे टर्न ले लिए, मान लो एक टर्न में 10 लाइंस है, 10 टर्न ले लिए तो 100 लाइंस आ गए, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसलिए कॉइल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो इनसाइड, दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको सोलिनॉइड बोलते हैं, कॉइल बन गया ना, इसको सोलिनॉइड बोलते हैं। इसी में कुछ स्टील रख के तुम ज्यादा करंट पास करके उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, सो सोलिनॉइड है और इसके सोलिनॉइड में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां होता है, देखो जहां लाइन सबसे ज्यादा है, इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड द कॉइल सबसे ज्यादा लाइंस है, डेंसिटी ज्यादा है, क्लोजनेस ज्यादा है, इसलिए सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा कहां होता है, इनसाइड। बार मैग्नेट में तो अंदर कुछ होता ही नहीं, अंदर तो स्पेस ही नहीं है, तो बार मैग्नेट में कहां पर, नियर द पोल्स, मैग्नेट जो फिजिकल मैग्नेट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता जा रहा है अब धीरे धीरे आगे, थोड़ा डिफरेंस है सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट में, बट अब करंट पास करेंगे तब तक ये मैग्नेट है, ये चीज, करंट स्टॉप, मैग्नेटिज्म खत्म, सिंपल है। सो दिस इज सोलिनॉइड, इनसाइड लाइन सबसे ज्यादा है इसलिए स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। एंड ऑल्सो द यूनिफॉर्म, द लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, यहां पर यूनिफॉर्म इक्विडिस्टेंट है, इसलिए हर जगह पे हर पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी ऑलमोस्ट। मतलब होता यह है कि सेंटर में मैक्स होता है और साइड में ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, बट ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्म है। ठीक है, अच्छा अब आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई साहब ये कैसे बना, तो हमने बहुत ही सिंपल, यहां पे हमने वायर लिया और वायर को एक लोहे के आसपास लपेट दिया, है ना, जैसे ये लोखंड का खीला है मान लो, इस पे लपेट दिया। पर सिर्फ नॉर्मल वायर, सिर्फ एक ऐसा नेकेड वायर को लपेट दिया तो क्या वो तो पूरा आपस में कांटेक्ट में ही आ जाएगा ना। तो एक्चुअली ये क्या होता है, थोड़ा हल्का इंसुलेशन होता है, दिखने में ऑलमोस्ट ये नेकेड वायर दिखता है, एकदम मस्त ब्राउन सा वायर दिखता है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन वो असल में हल्का सा उस पर पतला लेमिनेशन तरह का इंसुलेशन होता है, कवरिंग होती है, जो डायरेक्ट शॉर्टिंग बचा रही है, जो सीधे कनेक्ट मतलब सीधे खीले से उसका कनेक्शन नहीं है, वो थोड़ा कवरिंग है, बीच में एक गैप बन चुका है। तो इंसुलेटेड वायर को यहां पे लपेट दिया इस मेटल, इस आयरन कोर के ऊपर, और फिर जब करंट पास किया तो वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन वो कब तक मैग्नेट है, जब तक करंट है, ऑन है तो मैग्नेट, ऑफ है तो बंद। सो ओनली दैट टिल द कंडक्टर इज कैरिंग करंट, वो मैग्नेट है, करंट बंद, मैग्नेटिज्म खत्म। सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड में अंदर कुछ नहीं था कोर में, यहां पर एक आयरन कोर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक है, और क्या डिफरेंस हो सकता है, दैट यू हैव टू मेंशन बिलो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट, अच्छा सवाल है, गूगल पे भी मिल जाएगा और थोड़ा पढ़ोगे ना टेक्स्ट बुक तब भी मिलेगा। ओके, बाकी लाइंस का वही है, एक साइड ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्थ, एक साइड लाइक अ साउथ, लाइंस एक साइड से निकल रही हैं, दूसरे में मर्ज हो रही हैं, दैट वी नो। अब what is the direction of force that is exerted on current carrying conductor kept in perpendicular in the external magnetic field? थोड़ा सा ना इस लाइन को अभी इग्नोर करना, मैं एक चीज समझाता हूं, उसकी कोशिश करना उसको समझने की। कि मान लो एक मिनट, मान लो कि हमने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, एक मैग्नेट, सपोज ये वो मैग्नेट है और ये उसका
नॉर्थ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। साउथ पोल इसका इस तरफ होगा, ये साइड में, इस साइड में। और एक और आइडेंटिकल मैग्नेट लिया, एक और इसी के जैसा मैग्नेट लिया, ठीक है, जिसका साउथ पोल हमने सामने रखा। तो नॉर्थ के सामने हमने क्या रख दिया हुआ है भाई, साउथ रख दिया हुआ है, ठीक है। सो दीज आर टू मैग्नेट्स, एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ सामने सामने रख दिया, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मैग्नेट्स है, ठीक है। अच्छा, इसके लाइंस कैसे होंगे, तो देल भी आइडेंटिकल मैग्नेट्स है, तो ऑलमोस्ट क्या होंगे, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रिएटेड होंगे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म मैनर में, इक्विडिस्टेंट मैनर में यहाँ पर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करा हमने कि भाई चलो ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, ठीक है। सो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने परपेंडिकुलर मैनर में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, ठीक है, मतलब इसमें मान लो कि हमने एक वायर रख दिया इसके फील्ड से, देखो फील्ड से परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया हमने, ठीक है, ये एक वायर रख दिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं ऐसे, लेट आई बी द करंट, परपेंडिकुलर, फील्ड से परपेंडिकुलर, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में हमने एक वायर रख दिया बीच में स्पेस में, जो कि परपेंडिकुलर करंट मतलब रखा हुआ है, उसमें करंट फ्लो हमने सेंड किया हुआ। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली जब आप एक मैग्नेट के स्पेस में कोई दूसरा मैग्नेट या दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हो, तो उस पर कोई ना कोई डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा। लोहा मतलब प्लास्टिक रखोगे तो कहां से फोर्स एग्जर्ट होगा, कॉपर पे भी नहीं करेगा, आयरन पे करेगा, निकल पे करेगा, कोबाल्ट पे करेगा, या फिर दूसरा कोई मैग्नेट रख दिया उस पे करेगा, या फिर मैग्नेटिक जैसी कोई चीज रख दी। अब देखो ये सिर्फ अगर एक कॉपर का वायर होता तो इस पे ऊपर ये फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाता, बट सिंस इट इज करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इज मैग्नेटिक, हमने पढ़ा आज। तो इस मैग्नेटिक चीज के ऊपर ये बाहर के मैग्नेट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में इस पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। कौन सी डायरेक्शन में ये उस पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे या ढकेलेंगे उसको, वो हमको यहां पर पता लगाना है। और उसी के लिए है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है भाई साहब, बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड सामने रखो, उसका थंब को स्ट्रेच करो ऐसे, उसके इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच करो ऐसे, एकदम क्या बे तू बंदूक गोली, ठीक है। तो ऐसे बंदूक की पोजीशन में ऐसे रख लो। और क्या करो, देखो इंडेक्स और मिडिल फिंगर दोनों को मैंने सीधे रखा है, अब मिडिल फिंगर को थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है, जस्ट चेक द पोजीशन, बस अब रूल अपना आ जाएगा, डायरेक्शन पता लग जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। सो स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं, अपोजिट हो जाएगा राइट हैंड में, ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, देखो ये इससे, ये इससे और ये इससे एकदम परपेंडिकुलर। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड लेफ्ट हैंड एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब आएगा, अपना सेट कर लो यहां पर। नाउ इफ द फर्स्ट फिंगर, ये वाला फिंगर, इफ द फर्स्ट फिंगर represents the direction of magnetic field, अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं, और अगर ये मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो जो थंब है, देखो थंब, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और करंट इधर है क्या, नहीं, करंट ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर किया ऐसे, ठीक है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट, इसमें जो थंब है, अब देखो थंब बोर्ड के अंदर पॉइंट कर रहा है, तो द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी थंब कहां पॉइंट कर रहा है, बोर्ड के अंदर, इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है भाई साहब, वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं भाई, एक वायर हमने ले लिया, सेम तरीके से परपेंडिकुलर लिया है, देखो अभी भी, लेकिन अब करंट मान लो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड्स, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट नीचे की तरफ, तो देखो अगेन लेफ्ट हैंड
स्ट्रेच कर दिया है, देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज डाउनवर्ड्स। अब देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, तुम्हारी तरफ। सो द फोर्स जो इसको ढकेलेगा वो इसको कहां ले जाएगा, तुम्हारे साइड में, ठीक है, आउटवर्ड्स, बोर्ड से बाहर की तरफ। तुम्हारा पेज है तो आउटवर्ड्स ऑफ द पेज, इन आउट, ठीक है। अब देखो अगर ये समझ में आ गया, इसका मैं स्टेटमेंट ले आऊंगा, डोंट वरी, पर इससे मोटर की कहानी भी समझ में आ जाएगी। मोटर ऑलमोस्ट यही है, परमानेंट मैग्नेट रहता है, परमानेंट मैग्नेट रहता है, और एक रेक्टेंगुलर कॉइल रहती है ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसमें ए बी के ऊपर अंदर का फोर्स लगेगा, सी डी के ऊपर बाहर का फोर्स लगेगा, एंड इसके लिए वो घूमेगा, है ना, इट विल रोटेट, है ना, वो एक टॉर्क इफेक्ट क्रिएट हो गया, टर्निंग इफेक्ट, रोटेट करेगा वो। बाहर पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, समझा, ऐसे ये घूम रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेफ्ट हैंड थंब रूल, आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। सो फ्लेमिंग्स, सॉरी लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, देन द थंब, सॉरी मैं अगेन, if the first finger points the direction of magnetic field, middle finger points the, देखो first finger magnetic field, middle finger direction of current, then the thumb points the direction of mechanical force that is exerted on the conductor, ठीक है। तो मान लो ये नॉर्थ, एक मैग्नेट का नॉर्थ, दूसरे मैग्नेट का साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। करंट देखो कहां पर है, करंट इसका बाहर की तरफ है, अगर तो इस तरफ करंट है, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा इसके ऊपर, दैट विल बी अपवर्ड्स, उसको ऊपर ढकेलेगा।